हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्माकोलॉजी एमबीबीएस। और आज हम पढ़ रहे हैं अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये है एक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कौन सी टाइप की? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा, और कैसे डिफाइन करोगे इसे? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज। जो लंग्स है, एयरवेज है, उनका क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो बढ़ता जाता है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बट कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऐसी मेडिसिन दो और उसका अस्थमा ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाए। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में इनिशियली होता क्या है। जब कोई एलर्जन, स्पेसिफिक एलर्जन आता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे, जहाँ पे मास्ट सेल्स होती है और मास्ट सेल से अटैच होती है IgE एंटीबॉडीज़। तो जब एलर्जन आके इनसे एक्सपोज होता है तो क्या होता है? मास्ट सेल का सेंसिटाइजेशन, वो सेंसिटिव होती है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई एलर्जन आया है। अगर सेंसिटाइजेशन होगा तो IgE प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और IgE प्रोडक्शन बढ़ने के बाद में क्या होता है? जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन्स, तो ये बढ़ जाते हैं, उसके अंदर प्रीफॉर्म हो जाते हैं जब सेल के अंदर मास्ट सेल पहले से बना लेती है। फिर अगर ये एलर्जन दोबारा आता है एक्सपोज करने और री एक्सपोजर होता है उसी सेल पे सेम एलर्जन का, तो क्या होता है? ये मास्ट सेल बस्ट कर जाती है और ये बस्ट करेगी तो इसके अंदर जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, ल्यूकोट्रिन्स, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, व्हाटएवर, उनका होता है मैसिव रिलीज़। और जब ये रिलीज़ होता है तो ये कराता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इसे तो अस्थमा कहते हैं कि उसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। और हो क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ किसी एलर्जन की वजह से। जो ल्यूकोट्रिन्स रिलीज़ है, मैं इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा, बट मास्ट सेल स्टेबलाइज़र यहाँ पे हम दे सकते हैं। एक ड्रग यहाँ पे याद रख लो, बाकी ड्रग्स की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है सोडियम क्रोमोगाइलेट। अब आते हैं इसकी ड्रग्स पे। तो स्टार्ट करते हैं ड्रग्स पे, क्योंकि अब हम कहाँ मेडिसिन काम में ले सकते हैं, कहाँ हम दवाई ड्रग्स काम में ले सकते हैं। तो या तो हमें जो फाइनल इफ़ेक्ट है उसको कम करना है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है तो ब्रोंको डायलेशन करना है, या फिर हम इस प्रोसेस को इनहिबिट करके रखें, सप्रेस करके रखें। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए ब्रोंको डायलेशन वाली ड्रग्स, और फिर हम पढ़ेंगे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनके प्रोडक्शन को रोकने के लिए कौन सी ड्रग्स है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ वन फॉर ब्रोंको डायलेटर्स। जब हम बात करते हैं ब्रोंको डायलेटर्स की, तो जो लार्जर एयरवेज है उनमें होते हैं M3 रिसेप्टर, और जो एल्वियोलाइज और छोटे छोटे एयरवेज हैं उनमें होते हैं β2 रिसेप्टर। अब बीटा रिसेप्टर किसका पार्ट है? एड्रेनर्जिक सिस्टम का। तो हमें जैसे भी आपके पास कोई कंडीशन होती है जिसमें आपको फियर, फाइट, फ्लाइट करना है, तो आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर उनमें जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। तो हमें क्या चाहिए? इनका एगोनिस्ट, क्योंकि एड्रेनर्जिक सिस्टम को हमें स्टिमुलेट करना है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसे हम क्या करेंगे? सप्रेस, यानी कि पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो इनका हम देंगे एंटागोनिस्ट, और इनके लिए हम क्या देंगे? β2 रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट। तो हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। फर्स्ट β2 रिसेप्टर जो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, तो हमें उनका अगोनिस्ट देना होगा। ठीक है, दूसरा M3 रिसेप्टर जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उन्हें ब्लॉक करना होगा। और तीसरा है मिथाइल ज़ैंथीन्स। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम β2 एगोनिस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रूट क्या रहेगी? रूट हम देते हैं इसे इनहेलेशनल रूट से, जो नेबुलाइजेशन होता है, ऑक्सीजन मास्क होता है, उसके थ्रू हम β2 एगोनिस्ट का
नेबुलाइजेशन करवाएंगे। तो कौन कौन से हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट है? साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटेरोल, फॉर्मेट्रोल। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले दो हैं साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, ये है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है। अब क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है तो ये अपना काम फटाफट करेंगे, तो ये है फास्ट एक्टिंग। जब भी किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो हम देते हैं उसे फास्ट, हमें उसका एक्शन फटाफट चाहिए तो हम देंगे फास्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। सो दीज आर यूज्ड फॉर अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। ठीक है। अब किसी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ऐसे है कि उसे पूरे दिन रहती है, या रात को जब ठंड होती है, ठंड से आप सेंसिटिव होते हो, तो उन्हें लंबे टाइम के लिए चाहिए एक ऐसी दवाई जो उन्हें लंबे टाइम तक उनके ब्रोंकोडाइलेशन रख सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग, अब क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है तो धीरे धीरे काम करेंगे। सो दीज आर स्लोवर वंस। और ये क्यों यूज़ करते हैं? यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस। इमेजिन करो किसी को ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ पे एयर क्वालिटी सही नहीं है, या फिर एलर्जन प्रोन एरिया जहाँ पे एलर्जन आसानी से अवेलेबल है, तो उन्हें प्रोफाइलेक्सिस क्या कि हम अस्थमा अटैक आने से पहले ही लंग्स को रेडी रखें कि वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो उनमें। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो ड्रग है, साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। अच्छा, फॉर्मेट्रोल के लिए स्पेसिफिक याद रख सकते हो, एफ से फास्ट, और ये लॉन्ग एक्टिंग का पार्ट है तो ये लॉन्ग भी होता है और फास्ट भी होता है, तो थोड़ा ये जल्दी काम करता है। ठीक है। अब आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख देते हैं रूट इनहेलेशनल। ठीक है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पे। तो जो साइड इफ़ेक्ट है, बीटा रिसेप्टर हम सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो स्टिमुलेट करेंगे तो मसल्स में क्या करवाएगा वो? ट्रेमर्स। मसल्स की अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनमें आएंगे ट्रेमर्स, फाइन कोर्स ट्रेमर्स। अगर लीवर पे काम करेगा तो क्या कराएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसका लाइसिस कराएगा और ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन, उनसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। अच्छा, हार्ट पे होता है बीटा 1 रिसेप्टर, तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं तो इतने सेलेक्टिव नहीं होते हैं कि सिर्फ बीटा 2 पे ही काम करे, उनका कुछ एक्शन बीटा 1 पे भी आएगा, और बीटा 1 पे आएगा तो हार्ट को क्या करेंगे? स्टिमुलेट। तो उससे क्या होगा? टैकीकार्डिया। और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ तो उससे क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएंगे। ये है बीटा 2 एगोनिस्ट की ड्रग्स और उनके साइड इफ़ेक्ट, और कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग्स पे जो है M3 रिसेप्टर, और इनको हम करेंगे ब्लॉक, क्योंकि ये करवाते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इनको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन। तो M3 ब्लॉकर्स पे आते हैं तो हमारे पास दो ड्रग्स हैं, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। अच्छा, अगर हॉस्पिटल्स में जाओगे तो तुम्हें एक शॉर्ट टर्म यूज़ करने को मिलेगी IPTP, मीन्स इप्राट्रोपियम। इसकी रूट क्या होती है? वही इनहेलेशनल, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। तो ये जो दोनों ड्रग्स है, बीटा 2 एगोनिस्ट और M3 ब्लॉकर्स, इनका यूज़ कहाँ है? ज़्यादातर अक्यूट अटैक्स में। ठीक है, क्योंकि हमें तुरंत ब्रोंकोडाइलेशन चाहिए, पेशेंट को रिलैक्सेशन देना है, पेशेंट को सेफ्टी देनी है। अच्छा, इफ़ पेशेंट इज़ ऑन बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर्स पे होगा तो बीटा 2 एगोनिस्ट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रखे हैं तो उन पे एक्शन नहीं आएगा। तब हमारा मेन स्टे होता है ड्रग्स का M3 ब्लॉकर्स।
तब हम M3 ब्लॉकर्स लेते हैं, ना कि β2 एगोनिस्ट। अच्छा, ये हो गए 2 ग्रुप ऑफ ड्रग्स। अब तीसरे पे आते हैं, विच इज़ मिथाइलजेंथिन्स। मिथाइलजेंथिन्स कुछ नहीं है, आप जो डेली लाइफ में चाय पीते हो या फिर बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उनमें होता है कैफ़ीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमीन। कैफ़ीन अगर कोई इंटेक करता है तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और थोड़ा बहुत ब्रीदिंग, उसे सांस लेने में आसानी होती है। बट हमारे पास यहाँ मेन ड्रग है थियोफाइलिन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, थियोफाइलिन से याद रखना, थी से टी, और ये चाय में मिलता है, मतलब टी लीव्स एक्सट्रैक्ट है एक तरह का, उनसे बनता है। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखनी है कि थियोफाइलिन जो है वो लाया गया था अस्थमा के लिए और COPD के लिए, बट अभी इसका मेजर यूज़ COPD में है, ना कि अस्थमा में। पर अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियोफाइलिन पे अस्थमा में, तो वो याद रखना है। और इसकी शॉर्ट नोट आ सकता है थियोफाइलिन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थियोफाइलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से 2 तरीके से एक्शन करते हैं। कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ATP होता है और जो GTP होता है, वो साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP बनाते हैं, और जब उनका डिग्रेडेशन होता है, किसके थ्रू होता है? फॉस्फोडाइएस्टरेज के थ्रू। अब थियोफाइलिन क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज को। अब अगर थियोफाइलिन इसको इनहिबिट करेगा तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब अगर तुम्हें याद हो तो साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP क्या करवाते हैं? या तो ब्रोंकोडाइलेशन या फिर वेसोडाइलेशन, डिपेंडिंग कि कहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। तो अगर इसको ब्लॉक करने से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कौन से एक्शन आएंगे? ब्रोंकोडाइलेशन और वेसोडाइलेशन। तो हमें ब्रोंकोडाइलेशन एक्शन चाहिए, तो लंग्स में हम इसको यूज़ करेंगे। एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये हो गई। दूसरी जो नई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि थियोफाइलिन क्या करता है? इट ब्लॉक्स एडिनोसिन A1 रिसेप्टर। अब एडिनोसिन A1 रिसेप्टर का यहाँ पे क्या रोल है? ये ये मीडिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्पेशली इन ब्रोंक्यूल्स। तो अगर एडिनोसिन ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, तो हम करेंगे उसे ब्लॉक, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाए। तो हमें उसका क्या एक्शन मिलेगा? ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, अब एक पॉइंट याद तुम्हें रखना है कि थियोफाइलिन जो है वो हिस्टोन डीएसिटाइलेज की एक्टिविटी को रिस्टोर करता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज़ है? हिस्टोन डीएसिटाइलेज, ये इसका रोल होता है एंटी इन्फ्लामेटरी रोल, जो कि अस्थमा में कम हो जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि अस्थमा क्या है? एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, और अगर एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें कम हो जाएगी तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी। बट हम इसकी एक्टिविटी को रिस्टोर कर रहे हैं ताकि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन वापस आए। तो अब आते हैं हम इसके इंट्रैक्शंस पे। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम CYP1A2, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, CYP1A2। अब जो इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा CYP1A2 के, उससे क्या होगा? डिक्रीज्ड एक्शन ऑफ थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाएगा तो ड्रग हमारे पास कम अवेलेबल रहेगी, और कम अवेलेबल रहेगी तो इसका एक्शन आ नहीं पाएगा। अब कुछ फैक्टर्स जो इसके मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं, अगर ये मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं तो एक्शन क्या आएगा कि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ सही से तो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या करेगा? टॉक्सिसिटी कोज करेगा। कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं? स्मोकिंग, फेनेटोइन, रिफेम्पिसिन। इनके बारे में तुम जानते हो, ये है एंजाइम इंड्यूसर्स।
तो जो CYP-A12 एंजाइम है उसका इंड्यूसर्स है, और OCPs एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, CYP-A12 को इनहिबिट करेंगे तो वो टॉक्सिसिटी को लीड करेगा। अब तुम्हें इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे याद रखने हैं। थियोफाइलिन वो करता है हमें सैड, ठीक है, क्या करवाएगा, इसका थियोफाइलिन का एक्शन जो होता है वो CNS पे भी होता है, CVS पे भी होता है। तो CNS में उसका क्या एक्शन आएगा, वो करवाएगा सीजर्स, ठीक है। CVS में क्या करवाएगा, एरिथमियास। और एक्स्ट्रा एक्शन तुम्हें याद रखना है वो है डायूरेसिस, जिस पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो हमेशा यूज़ करते हो नोज़िया और वोमिटिंग, ये तो हर जगह यूज़ करना है, सिर्फ एंटीएमेटिक ड्रग्स को छोड़ के। जब एरिथमियास की बात करते हैं तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये मेनली ड्यू टू फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर एक्टिविटी की वजह से होता है, जिसमें हमने क्या देखा था, इसके काम करने के दो तरीके थे, या तो वो फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करेगा या फिर एडिनोसिन A1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो इस एक्टिविटी की वजह से वो एरिथमियास करा रहा है। ये तुम्हारा थियोफाइलिन पे शॉर्ट नोट भी हो गया। अब आते हैं हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पे। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जहाँ हमने बात करी थी कि हम एक तो क्या करेंगे, ब्रोंकोडाइलेशन, और दूसरा हम करेंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ब्लॉक या इन्फ्लामेटरी पाथवे को ब्लॉक, जिससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बन रहे हैं, स्टामिन बन रहा है या फिर ल्यूकोट्रिन्स बन रहे हैं। तो कैसे बनते हैं पहले हम वो पढ़ते हैं, फिर उस पर बात करेंगे कि उन्हें कैसे कैसे ब्लॉक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, वो पाथवे तुम्हें सबको याद होगा। तो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उन पे काम करता है फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज A2 बनाता है एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड से दो पाथवे निकलते हैं, कोक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे। तो जो कोक्स पाथवे है वो बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और जो लॉक्स पाथवे है वो क्या बनाता है, ल्यूकोट्रिन्स। तो अल्टीमेटली हमें ल्यूकोट्रिन्स को ब्लॉक करना है, ठीक है। अब ल्यूकोट्रिन्स आगे क्या करते हैं, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर पे काम करते हैं और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो हम इस प्रोसेस को कहाँ रोक सकते हैं, जब फॉस्फोलाइपेज A2 का एक्शन है उससे एराकिडोनिक एसिड बनने से रोक सकते हैं, या फिर लॉक्स पाथवे से ल्यूकोट्रिन्स का बनना रोक सकते हैं, या फिर ल्यूकोट्रिन्स बन गए तो हम उनको उनके रिसेप्टर्स पे काम करने से रोक सकते हैं। तो हमारे पास पहली ड्रग्स है स्टेरॉइड्स, जो फॉस्फोलाइपेज A2 पे काम करेगी। कौन कौन से हैं, ब्यूडेसोनाइड, बेक्लोमेथासोन, मोमेथासोन एंड साइक्लिसोनाइड, ठीक है। कैसे देते हैं, अब हमारा ज़्यादातर एक्शन चाहिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो हम इनको इन्हेलेशनली देते हैं। तो जो अस्थमा पंप होते हैं उनमें स्टेरॉइड्स या फिर बीटा 2 एगोनिस्ट या M3 ब्लॉकर्स, ये सब हम इन्हेलेशनल रूट से देते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि ये क्या है, स्टेरॉइड क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो हम इन्हेलेशनल रूट से अगर दे रहे हैं तो वो कैसे जाएगा, माउथ और थ्रोट के रास्ते होते हुए लंग्स तक जाएगा। तो हमारे थ्रोट पे इन्फेक्शन हो सकता है, माउथ में इन्फेक्शन होता है, जिस हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। माउथ और फेरिंग्स, थ्रोट दोनों आ गए, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। और इसे हम ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, निस्टेटिन या फिर ओरल या टॉपिकल मीन्स उसी साइड पे लगाना है, टॉपिकल क्लोट्रिमाजोल, ठीक है। निस्टेटिन याद रख लो, क्लोट्रिमाजोल याद रख लो। एक और बात, जो साइक्लोसोनाइड है वो एक प्रोड्रग मीन्स उसे यूज़ करोगे, उसे इन्हेलेशनल रूट से अगर यूज़ करेंगे तो वो एक्टिवेट होती है इन लंग्स। तो अगर वो लंग्स में एक्टिवेट हो रही है और उसका स्टेरॉइड एक्शन
माउथ में या फिर थ्रोट में आ ही नहीं रहा है, तो फिर हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस की, क्योंकि लंग्स में जाके ही एक्टिवेट होता है साइक्लोसोनाइड, प्रोड्रग है, तो वहाँ पे जाके एक्टिव फॉर्म में बदलता है। और इसके बारे में क्या याद रख सकते हो कि जो अस्थमा पम्प्स होते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं या फिर और दूसरी ड्रग्स होती है, तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस को रोकने के लिए उन्हें बोला जाता है कि गार्गलिंग की जाए। जैसे आपने अस्थमा पंप यूज़ किया, उसके बाद में गरारे करें, ठीक है, साफ़ पानी से या फिर नमक वाले पानी से, ताकि ये स्टेरॉइड वहाँ से वॉश आउट हो जाए, वहाँ से साफ़ हो जाए और इन्फेक्शन के चांस मिनिमम हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है लॉक्स इनहिबिटर्स, इसमें आता है ज़ाइल्यूटोन। अब ल्यूकोट्रिन्स को उनके रिसेप्टर्स पे काम करने से रोकने के लिए हम क्या देंगे, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर, जो कौन कौन से हमारे पास, मोंटेलुकास्ट, ज़ाफिरलुकास्ट। ज़्यादातर लोगों को पता होगा मोंटेलुकास्ट के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छी ड्रग है। तो अगर हम ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देगा, तो क्या होगा हमारा ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है, वो कि इन अस्थमा सिस्टमिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो यूज्ड, वाई, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट। क्यों आता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दे इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ बीटा टू रिसेप्टर टू साल्ब्यूटामोल। जस्ट इमेजिन कोई किसी को इन्हेलेशनल रूट से हम साल्ब्यूटामोल दे रहे हैं, इमरजेंसी में आया हुआ है पेशेंट, पर उसका एक्शन नहीं आ रहा है, तो हम उसको सिस्टमिक स्टेरॉइड्स पे देते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, फिर साल्ब्यूटामोल अपना काम करने लगता है, तो इसके लिए हम सिस्टमिक स्टेरॉइड्स पे देते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब स्टेरॉइड्स की बात आए तो सिर्फ यही नहीं बोलना कि इन्हेलेशनल रूट से देते हैं, सिस्टमिक भी देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ड्रग जो तुम्हें याद रखनी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कौन सी है, ओमालिजुमैब, और इसको देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। ये क्या है, प्रोफाइलेक्टिक एक्शन, इसको पहले देते रहते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, तो इसका लॉन्ग एक्शन आएगा, धीरे 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 अपना काम करती रहेगी, और इसका प्रोफाइलेक्टिक एक्शन रहता है, ठीक है। तो अब अस्थमा का टॉपिक ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल क्वेश्चंस की, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के, या तो आएगा फार्माकोथेरेपी ऑफ अस्थमा, या फिर आएगा मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस, यानी कि अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब फार्माकोथेरेपी ऑफ अस्थमा की बात है तो तुम्हें सारी वो ड्रग्स बतानी है हर क्लास जो अस्थमा में काम करती है। फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें तुम बताओगे बीटा टू एगोनिस्ट, और बताओगे M3 ब्लॉकर, और बताओगे मिथाइल ज़ैंथिन्स, जिसमें स्पेशली थियोफाइलिन, और क्या बताओगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने वाले या उसके पाथवे को ब्लॉक करने वाले कौन कौन से, स्टेरॉइड्स बताओगे, और क्या बताओगे, लॉक्स इनहिबिटर्स बताओगे, और क्या बताओगे, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स बताओगे, ठीक है। तो ये तुम्हें फार्माकोथेरेपी ऑफ अस्थमा में बताना है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस, यानी कि एक्यूट अटैक। तो एक्यूट अटैक में तुम्हें डायरेक्ट आते ही दवाइयाँ शुरू नहीं करनी है, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। क्यों, क्योंकि उसे सांस ही नहीं आ रही, वो सांस ले ही नहीं पा रहा है, तो तुम्हें पहले एयरवे पेटेंट करना है कि ऑक्सीजन उसके बॉडी में जा रही है, उसके लंग्स में जा रही है, तो एयरवे मैनेजमेंट करना पड़ेगा ऑक्सीजन से, उसको मास्क लगाओ या ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करो। उसके बाद में उसे दिया जाता है इन्हेलेशनल स्टेरॉइड्स और शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। इसमें आता है ब्यूडेसोनाइड या फिर ब्यूडाकोट, जिसे ब्यूडाकोट भी बोलते हैं, विच इज़ ब्यूडेसोनाइड, और शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट जो साल्ब्यूटामोल होता है, साल्ब्यूटामोल, ये लिख लेना साथ के साथ। अब अगर इनसे भी हमारा रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं रहता है
तो फिर हम देते हैं M3 ब्लॉकर्स भी जो हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, और सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स। ये क्यों देंगे? रिमेंबर, जिससे साल्ब्यूटामोल की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उसकी ससेप्टिबिलिटी या सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आते हैं? ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स, जो पहले मैंने क्लास बताई थी, 2 क्लास हमने पढ़ी है, ब्रोंकोडायलेटर और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए। तो ब्रोंकोडायलेटर्स में तीनों बता देना, बीटा 2 एगोनिस्ट, M3 ब्लॉकर्स और मिथाइलजेंथियंस। ठीक है, फिर आता है थियोफाइलिन पे, जिसका सेपरेट क्वेश्चन आता है, वो तुम बता देना। ब्रोमहेक्सिन, ये कफ सिरप में। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, इन पे तुम बता देना उस पूरा पाथवे को समझा के कि कैसे कैसे सेंसिटाइज होता है और कैसे मास्ट सेल डिसरप्ट होती है ना, डिसरप्ट हो जाती है, तो वो सब तुम्हें बता देना है। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का शॉर्ट नोट याद कर लेना। ये कफ के लिए है म्यूकोलाइटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स। इसका भी क्वेश्चन आता है कि दोनों साथ में यूज़ क्यों करे जाते हैं, जो मैंने कफ का वीडियो है उसमें समझा रखा है। तो स्टेरॉइड्स इन अस्थमा, इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है। तो जो 4 स्टेरॉइड्स मैंने मेनली बता रखे हैं, ब्यूडासोनाइड, मोमेटासोन, है ना, और बेक्लोमेथासोन और साइक्लोसोनाइड, ये 4 तुम्हें नाम याद रहने चाहिए ताकि इनके बारे में लिख सको। ठीक है, इसके साथ हमारा अस्थमा पे लेक्चर ख़त्म होता है।